तो आज अपन यूट्यूब सीरीज़ के सेकेंड एपिसोड में नीट 2018 के पेपर के साथ आप लोगों के सामने एनालाइज करने वाला हूँ और इसको सॉल्व भी करने वाला हूँ। तो आप लोग पेन और पेपर निकालिए और स्टार्ट हो जाइए। जो भी आपके डाउट्स हैं आपने बना रखा होगा तो आप एक बार मैच भी कर सकते हैं हमारे साथ, है ना। तो आज अपन इस सीरीज़ में बात करेंगे कि 2018 में 2019 के पेपर अपन ने पहले सॉल्व किया है ना। अगर आप नहीं देख पाए तो उसका लिंक नीचे पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिए। बाकी मैं आज 2018 का पेपर सॉल्व करने वाला हूँ, तो ध्यान दीजिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आया था, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज। ओके, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज। सिंपल, आप क्या कीजिए, सारे में जाके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दीजिए, किसी एक ऑप्शन में आपको पता पड़ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे इमेजिन कीजिए HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, है ना। वैसे तो बहुत सारे लोगों को ये याद होता है +5 होगा, है ना। निकालने का तरीका आप सबको पता होगा। नाइट्रोजन को हम मान लेंगे +1 +x +3 × -2 = 0। अगर हम सॉल्व करते हैं +5। अब हम NH4Cl में जाते हैं अगर निकालने के लिए, तो उसी तरीके से इसको मानेंगे x +4 -1 x +4 -1 x +4 -1 = 0। इट मीन्स x = -3 x = -3। नाइट्रोजन का आ गया यहाँ पे -3। NO में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो -2 लेगा, नाइट्रोजन को देगा +2, N2 में होगा 0। ध्यान दीजिएगा, अपने को लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब सबसे बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले लाएगा, +5 देन +2 +5 देन +2 +5 देन +2 देन 0। क्लियर कीजिए, HNO3 +2 में आएगा NO देन N2 0 देन दिस। आंसर विल बी 3rd। हमारे हिसाब से अब सब लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा यार कि जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो HNO3 NO N2 NH4Cl। चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इज अनेबल टू फॉर्म MF6 3- आयन MF6 3- आयन। ध्यान दीजिएगा, जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है वह अपने वैलेंसी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, राइट। देयरफॉर आंसर विल बी बोरॉन। सिंपल, ये सारे स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में मिलते जाएंगे। नेक्स्ट में अपन चलते हैं, कंसीडरिंग एलिंगम डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी यूज टू रिड्यूस एल्यूमिना। एल्यूमिना को रिड्यूस करने के लिए एलिंगम डायग्राम के बेसिस पे हमसे पूछ रहा है कि कौन सा मेटल अपन यूज करते हैं। इसका भी आसान सा कंसेप्ट है, जो मेटल एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा मतलब एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करके खुद के साथ जुड़वा लेगा, एल्यूमिना को रिड्यूस करके एल्यूमिनियम बाहर कर देगा। देयरफॉर आंसर विल बी मैग्नेट ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द ग्रुप 13 एलिमेंट इज, है ना। ग्रुप 13 के एलिमेंट का करेक्ट एटॉमिक रेडियाई आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसमें एक्चुअल में जो ये क्वेश्चन बनता है वो सबसे बेस्ट क्वेश्चन ग्रुप 13 के लिए ही बनता भी है ना, क्योंकि इसमें जो कंट्रैक्शंस होते हैं उसके कारण जो अपन रेगुलर ऑर्डर जानते हैं डाउन द ग्रुप इंक्रीज, ऐसा कुछ नहीं होता है, उससे कम्प्लीटली अलग होता है। इसलिए मैं जब भी क्लास में भी पढ़ाता हूँ तो बच्चों से बोलता हूँ कि ग्रुप 13 के जो ऑर्डर होते हैं उसको आप बार बार देख कर जाएँ, और यह क्वेश्चन किसी भी साल एग्जाम में आ सकता है फिर से। तो इस समय आप देखिए ध्यान से, अगर आप एनसीईआरटी में जाइएगा और इनके रेडियस का जो वैल्यूज है उसको आप देखिएगा तो आपको एग्जैक्ट रेडियस का पता चलेगा, रीजन वहाँ भी होगा कंट्रैक्शंस। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि बोरोन से एल्यूमिनियम तक तो रेडियस बढ़ता जरूर है, लेकिन एल्यूमिनियम की रेडियस गैलियम से भी बड़ी होती है, क्योंकि कंट्रैक्शन गैलियम में ज़्यादा वर्क करता है। तो बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, देन इंडियम, देन थैलियम, ये इसका ऑर्डर होता है। और ये एनोमेलस होते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, एनोमेलस ऑर्डर होते हैं मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हैलोजन। हैलोजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। आइए एक एक स्टेटमेंट देखते हैं अपन। पहला स्टेटमेंट, ऑल बट फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब हुआ कि सभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं लेकिन फ्लोरीन को छोड़कर। नेक्स्ट है, ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है, ऑल फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड्स। नेक्स्ट है, क्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी।
एकदम करेक्ट है। मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड भी सब बनाते हैं, ये भी करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हर कोई रिड्यूस हो सकता है, हर कोई ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, देयरफॉर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। बचता है फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको लगेगा कि फ्लोरीन कभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स को नहीं करता है। मैं आपको बताता हूँ, एक कंपाउंड होता है फ्लोरीन का HOF, फ्लोरिक एसिड बोलते हैं उसको। ध्यान दीजिएगा, एक कंपाउंड होता है फ्लोरीन का HOF, आप इसका नाम लिख लीजिएगा, एग्जाम में ये एज इट इज पूछ सकता है कि इस कंपाउंड का नाम क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, फ्लोरिक एसिड। इसमें फ्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होते हैं, मतलब फ्लोरीन भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, देयरफॉर आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ClF3, एनसीईआरटी के टेबल में दिया हुआ ये मॉलिक्यूल है। इन द ClF3 नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम क्लोरीन इज, बना लीजिए, क्लोरीन को 3 फ्लोरीन लगा दीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसके खत्म हो गए। इसके होते कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7, बच गए कितने? 4। 4 से कितना पेयर बनेगा? 2। आंसर विल बी 2। देखिए सेकंड ऑप्शन में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट PQ एंड R इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। कहता है सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में PQR अपने को पता करना है। रिएक्शन है बेंजीन का नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 से पहले रिएक्शन कराया, P बनाया, देन O2H3O+ के साथ हीट किया तो Q+R बनाया। ये पूछ रहा है अपन से कि PQR क्या होगा। अपन एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, अपने को प्रोडक्ट दिख जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, जो बेंजीन है इसका रिएक्शन CH3CH2 CH3CH2CH2Cl से हुआ, AlCl3 का रिएक्शन। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे बनता है CH3CH2CH2+ AlCl4-। जो कार्बोकटायन है वो 1 डिग्री का है, तो उसका हो जाता है रीअरेंजमेंट। 1 डिग्री के जो कार्बोकटायन है ना बेटा, इसके हो जाते हैं रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब देखिए इसके रीअरेंजमेंट से अपन को क्या मिलेगा? 2 डिग्री कार्बोकटायन, यहाँ 1 2 H- शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण मिलता है अपने को CH3CH+CH3। या जब बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा तो ध्यान दीजिएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा, क्यूमीन, जिसको अपन बोलते हैं क्यूमीन। क्यूमीन का आगे आप देखिए O2 के साथ रिएक्शन हुआ है और H3O+ हीट यहाँ से रिलीज हुआ है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो 2019 में भी क्वेश्चन है क्यूमीन प्रोसेस के, और यहाँ भी देखिए क्यूमीन प्रोसेस के क्वेश्चन है। अब क्यूमीन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे बनता है फिनॉल और एसीटोन, फिनॉल और एसीटोन। ध्यान दीजिएगा, क्यूमीन प्रोसेस, यहाँ से आगे क्यूमीन प्रोसेस है, जिसके कारण फिनॉल और एसीटोन बनता है एक पेरोक्साइड बनाते हुए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है, मतलब क्यूमीन, एक तो फर्स्ट ऑप्शन में है और एक फोर्थ ऑप्शन में है। सेकेंड प्रोडक्ट फिनॉल, दोनों में कॉमन है। थर्ड प्रोडक्ट एसीटोन की बात हो रही है, यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे अल्कोहल है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए फोर्थ ऑप्शन को आप, है ना, ऑप्शन को ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में आइसोप्रोपाइल बेंजीन, फिनॉल, यहाँ पे है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और यहाँ पर है एसीटोन, देयरफॉर आंसर विल बी फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म ज्यूटर आयन, है ना। ज्यूटर आयन कौन से कंपाउंड बनाते हैं? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट समझिएगा कि सबसे पहली बात है उसमें एसिड बेस दोनों के फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, एसिड बेस दोनों के फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। बेंजोइक एसिड खत्म हो गया, केवल एसिड का ग्रुप है इसके पास। एसिड एनलाइड का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये है एन फिनाइल एसिटामाइड। मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दूं, चलिए यहाँ बनाता हूँ मैं स्ट्रक्चर इसका। तो एन फिनाइल एसिटामाइड ये होता है ना। इसको एसिड एनलाइड में लास्ट का ई हटा भी सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा, है ना। और एसिटिनिल भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है एनिलिन, तो ये भी नहीं बना सकता, देखिए इसके पास भी केवल बेसिक ग्रुप है, ये भी नहीं बना सकता। अब बनाएगा कौन? ग्लाइसिन इज बेसिकली NH2CH2COH, अल्फा एमिनो एसिड, ये बनाएगा, देयरफॉर आंसर विल बी फोर्थ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रिगार्डिंग क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर और नेटवर्क पॉलीमर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामिन। याद रहता है सबको कि बेकेलाइट, मेलामिन
क्रॉस लिंक के एग्जाम्पल हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दे आर फॉर्म फ्रॉम बाय एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स। डेफिनेटली होने चाहिए बाय एंड ट्राई, क्योंकि क्रॉस लिंकिंग होती ही उसी के द्वारा है। और क्रॉस लिंकिंग जो होती है ना, वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बनती है। किसके थ्रू बनती है? कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। इसका मतलब यह हुआ कि दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन। ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। इसका भी आंसर फोर्थ होगा। ये कह रहा है दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन देयर पॉलीमर चेन। उसके पॉलीमर के चेन में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ये बातें बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन चूंकि यह क्रॉस लिंकिंग के रिस्पेक्ट में कुछ बोल नहीं रहा है, इसलिए बाकियों के रिस्पेक्ट में इसको गलत माना जाएगा। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन ए स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन बिकॉज। एनसीईआरटी का कंटेंट है यह। इसमें आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो बहुत क्लियरली उसने एक्सप्लेन करा इसको कि 47% मेटा प्रोडक्ट बनते हैं एनिलीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में या नाइट्रेशन के टाइम पे, आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए बात को। एक्चुअल में क्या है कि जो एनिलीन है वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप है और उसमें मेटा प्रोडक्ट बना है, वो भी 47%। देयरफॉर दिस क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आइए ध्यान देते हैं अपन, इनके ऑप्शंस को पढ़िए। इन द ऑप्शंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू मेटा पोजिशन। ऐसे ही ऑप्शन होते हैं नीट वाले के। सब्स्टिट्यूएंट है नहीं और मेटा पोजिशन पे जा रहा है, बिना सब्स्टिट्यूएंट का कोई मेटा पोजिशन ही नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एमिनो ग्रुप इज अ मेटा डायरेक्टिंग। अभी अभी मैंने बात किया था आपसे, यह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये ऑप्शन भी गड़बड़ है। नेक्स्ट में आएंगे, इन स्पाइट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू मेटा पोजिशन। इन स्पाइट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू मेटा पोजिशन। ये नाइट्रो ग्रुप के हाथ में नहीं होता है, आने वाले के हाथ में नहीं होता है। जो ग्रुप पहले से रिंग में होते हैं ना, उसके हाथ में होता है कौन कहाँ जाएगा। यह स्टेटमेंट भी गलत है। अल्टीमेटली आपको ये आंसर तो मिल चुका है, लेकिन आप समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम होगा तो एनिलीन एक बेस होता है, और एनिलीन एक बेस होने के कारण स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में अपना लोन पेयर एसिड को देगा और यह एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट होगा और उसके बाद अब यह मेटा डायरेक्टर हो जाएगा और यह मेटा डायरेक्टर होने के कारण मेटा प्रोडक्ट बनाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टाइम। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन इज। ऑप्शंस देखेंगे, एमाइलोपेक्टिन हैव 1,4 अल्फा लिंक एंड 1,6 बीटा लिंक। सेकंड में कह रहा है एमाइलोज है 1,4 अल्फा लिंक एंड 1,6 बीटा लिंक। थर्ड में कह रहा है एमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा लिंक एंड 1,6 अल्फा लिंक। एमाइलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गलेक्टोज। सबसे पहली बात है, इनके ऑप्शंस जैसे बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग तो इनका क्वेश्चन किसी काम का नहीं है। इनका क्वेश्चन कह रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है, और कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जो दोनों को कंपेयर करे। राइट, इनका क्वेश्चन होना चाहिए था एग्जैक्टली में। समझिएगा ध्यान से, एग्जाम के टाइम में ये सारी बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कुछ और भी आंसर देना पड़ सकता है मुझे। जैसे मान लीजिए इसमें जो सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उसमें सिर्फ ये आपको देखना है कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बारे में सही क्या लिखा हुआ है। अगर आप अच्छे से पढ़ के गए होंगे तब ये चीज़ें आपको दिखेंगी, हल्के फल्के में नहीं दिखेंगी। क्वेश्चन मतलब एक तरीके से तो कहिए क्वेश्चन के हिसाब से कोई ऑप्शन तो है नहीं, है ना। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन ये दोनों ही अल्फा ग्लूकोज से बने होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज से बने होते हैं। तो बीटा लिंक का तो इसमें सवाल ही नहीं होता। बीटा लिंक सेलुलोज में होता है। कहाँ पे होता है? सेलुलोज में। पहली बात तो देखिए, इनके दो ऑप्शन तो आप हटा दीजिए जिसमें इन्होंने बीटा लिंक की चर्चा करा है। नेक्स्ट पॉइंट है इनका, एमाइलोपेक्टिन हैव 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 अल्फा लिंकेज। एग्जैक्टली करेक्ट है। इसके थ्रू उनका लीनियर चेन होता है और इसके थ्रू उनकी ब्रांचिंग होती है। और जो एमाइलोज होता है वो सीधे स्ट्रेट चेन में चलता है, तो उसके पास केवल 1,4 अल्फा लिंक होता है। आंसर इसका थर्ड है। नेक्स्ट में जाएंगे, एमाइलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकोज। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a mixture of 2.3 gram of formic acid and 4.5 gram oxalic acid is reacted with concentrated H2SO4. The evolved gaseous mixture is passed through KOH pellets. Weight in gram of the remaining product at STP will be। मतलब क्वेश्चन जो है थोड़ा स्टेचोमेट्रिक है, ध्यान देना अपने को। अपन से बताया गया कि जो COH है और जो ऑक्जेलिक एसिड है, इस दोनों का रिएक्शन होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ठीक है,
कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन होता है, और इसका भी रिएक्शन होता है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। कहता है जो गैसियस मिक्सचर मिलता है उसको QH पैलेट से पास कराया जाता है ना। तो ध्यान देना है, जो इसका प्रोडक्ट होता है वो CO गैस प्लस H2O, और जो इसका प्रोडक्ट होता है वो CO गैस प्लस CO2 गैस प्लस H2O। हमें सारे कैलकुलेशंस जो करने हैं वो करने हैं STP पे। देयरफॉर जो वाटर होगा वो STP पे क्या होगा, लिक्विड, है ना। अब ध्यान देना है, ये हमारे पास 2.3 ग्राम है, तो 2.3/46 ये हो जाएगा 1/20 मोल, और यह हमारे पास कितना है 4.5 ग्राम, तो 4.5/90 ये भी हो जाएगा 1/20 मोल। ध्यान लगाइए थोड़ा सा, इसके 1 मोल से ये 1 मोल बन रहा है, मतलब ये भी 1/20 मोल बनेगा, और ये भी 1/20 मोल बनेगा, और ये वो 1/20 मोल बनेगा। मैं केवल गैसेस प्रोडक्ट की बातें कर रहा हूँ। अब ये सब कुछ को अगर हम लोग KOH पैलेट से पास करा दें, है ना, KOH पैलेट से पास करा दें, तो जो KOH का पैलेट होगा ना, ये CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अपने पास बचेगा इसके बाद पास होने के बाद केवल CO 1/20 प्लस 1/20 मोल, दैट इज 1/10 मोल। और इसी का मास अपन से पूछा है, तो मास इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास 0.1 इंटू 28 2.8 ग्राम। आंसर विल बी फर्स्ट। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। इनमें से कौन से ऑक्साइड सबसे ज़्यादा एसिडिक है, BaO, BeO, MgO, CaO। आप सबको पता होगा कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और उनकी बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। मतलब इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा, ध्यान से देखेंगे आप, BeO, MgO, CaO, BaO, ये हो गया आपका मोस्ट बेसिक, तो ये होगा लिस्ट बेसिक, और जो लिस्ट बेसिक होगा वही होगा मोस्ट एसिडिक। देयरफॉर आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट ए कॉमन पॉल्यूटेंट इंट्रोड्यूस इनटू द एटमॉस्फेयर बोथ ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी, है ना। ये तो फैक्ट है, इसको आपको फैक्ट बेस्ड पे आंसर देना होगा। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, N2O5 इसका आंसर हो। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम गिव B एंड विथ PCl5 गिव C. B and C react with together to give diethyl ether. A, B and C are in the order. तो समझिए ध्यान से, सबसे पहले कहता है एक कंपाउंड है जो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। ये ऑप्शन से ध्यान दीजिएगा, इसमें सोडियम के साथ रिएक्ट कौन कर सकता है, अल्कोहल कर सकता है, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो एसिडिक होता है और सोडियम होता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो अल्कोहल रिएक्ट कर सकता है सोडियम के साथ, तो ए मान लेते हैं अपन अल्कोहल को, ए, है ना, और इसका सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो C2H5ONA मिल जाता है। ध्यान दीजिए, फिर कहता है इसका रिएक्शन PCl5 के साथ होता है तो C2H5Cl मिल जाता है C, है ना, और B और C का आप रिएक्शन करा दीजिए तो B और C के रिएक्शन से आपको मिल जाएगा C2H5 डाइथाइल ईथर। इसका मतलब A होगा अल्कोहल, B होगा सोडियम इथॉक्साइड और C होगा C2H5Cl। आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन। द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शंस। C7H8 3Cl2 हीट किया, A बनाया, A को आपने Br2Fe दिया, B बनाया, B को आपने ZnHCl दिया और उसने C बनाया। द प्रोडक्ट C इज, सिंपल सा कहानी समझिए पहले, टोल्यूइन 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 टोल्यूइन, मतलब कंपाउंड में बेंजीन का रिंग तो है, बड़ा सिंपल सा कहानी समझिए आप। और अगर इसमें बेंजीन का रिंग है तो C7H8 का मतलब यह खुद एक टोल्यूइन है। समझिएगा ध्यान से, ये खुद में क्या है, एक टोल्यूइन। ये अगर खुद में एक टोल्यूइन है, ध्यान लगाइए, ये अगर खुद में एक टोल्यूइन है ना, और आप इसको देते हो 3Cl2 हीट, तो फ्री रेडिकल का रिएक्शन होगा जो केवल sp3 कार्बन पर, मतलब साइड चेन पर होता है।
यहाँ से बनेगा ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन CCl3। अब इसको आप दोगे Br2Fe, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और ये मेटा डायरेक्टर होता है -H के कारण। किसके कारण? -H के कारण ये होता है मेटा डायरेक्टर। ये आपको बना के देगा CCl3 और मेटा पर ब्रोमीन, राइट। उसके बाद आप इसका ZnHCl के साथ रिएक्शन कराओगे, इसका रिएक्शन कराओगे ZnHCl के साथ, तो यह क्या करेगा? अपना Br हटा लेगा और यहाँ पे Cl लगा देगा। यहाँ पे एक तो इसने Cl लगा देगा, राइट। सॉरी, यहाँ तो Br रहेगा ही। ये क्या करेगा? ये जितने भी Cl लगे हुए हैं इन सबको रिड्यूस करके वापस CH3 कर देगा। तो मेटा ब्रोमोटोल्यूइन विल बी योर आंसर। करेंगे और वह भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एन अल्काइल ब्रोमाइड which by Urge reaction is converted to gaseous hydrocarbon containing less than 4 कार्बन एटम्स एज। ध्यान से सोचेंगे आप, अगर हम मिथाइल ब्रोमाइड बनाते हैं तो इथेन बनेगा। मिथाइल ब्रोमाइड से क्या बनेगा? इथेन। और अगर हम इथाइल ब्रोमाइड लेंगे तो ब्यूटेन बनेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाद में जो ऊर्ज रिएक्शन होता है उससे लेस देन 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है। इथाइल ब्रोमाइड तो हो ही नहीं सकता है, उसके आगे कुछ भी लोगे तो और 6 कार्बन 8 कार्बन होता चला जाएगा। मतलब आपको मिथाइल ब्रोमाइड बनाना है जो मीथेन से बनेगा। सिंपल सोच के देख लो, आंसर आएगा 4th। CH4 लोगे आप, इसका रिएक्शन करा दोगे आप Br2 से, है ना, तो आपको CH3Br मिलेगा और यहाँ से करा दोगे ऊर्ज, आपको मिलेगा CH3 देयरफॉर अल्केन इज मीथेन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटम्स। लेफ्ट टू राइट अपने को हाइब्रिडाइजेशन देखना है, sp2 सिंपल सा कंसेप्ट होता है। कार्बन के बगल में अगर 0 पाई बॉन्ड होते हैं तो sp3 1 पाई बॉन्ड होते हैं, sp2 2 पाई बॉन्ड होते हैं, sp चेक कीजिए, आंसर आ जाएगा। यह आपका sp2 होगा, या आपका sp2 होगा, यह भी आपका sp2 होगा, यह भी आपका sp2 होगा, आंसर नहीं आएगा। इसमें आएंगे तो sp2 sp क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 पाई बॉन्ड है और यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है, आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। कौन सा कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है? सिंपल सा दिमाग लगाइएगा, जो NO2 है वह रेजोनेंस इफेक्ट तो सब में दिखा रहा है, तो वहाँ से तो डिसीजन होगा नहीं क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। देन अपन आएंगे इंडक्टिव पे। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और उसके हिसाब से वह -I होता है। तो जिसमें वह प्लस चार्ज से जितना दूर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा दूर होगा तो -I का इफेक्ट कमज़ोर होगा और प्लस चार्ज मोर स्टेबल होगा। देयरफॉर आंसर विल बी फर्स्ट। चेक कर लो। क्वेश्चन है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू -I इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। -I इफेक्ट का ऑर्डर पूछ रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। -I इफेक्ट का जो टेक्निक होता है बताने का वो ये होता है कि अगर किसी ग्रुप के फर्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो वो सबसे ज़्यादा -I दिखाएगा। उसके बाद नंबर आता है न्यूट्रल वाले का और मिनिमम होता है निगेटिव वाले का। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, जो फ्लोरीन है इस पे 0 चार्ज है लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज है, तो फ्लोरीन तो इन दोनों से ज़्यादा होगा ही होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे 2 ऑप्शन इसके ख़त्म हो गए, बचे 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में अब आप सोचिए ध्यान से कि अगर नाइट्रोजन पे निगेटिव है और ऑक्सीजन पे निगेटिव है तो जिसका निगेटिव अनस्टेबल होगा वो बेहतर डोनर हो जाएगा, मतलब ख़राब एक्सेप्टर हो जाएगा। तो निगेटिव जो अनस्टेबल होगा वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव का, नाइट्रोजन का अनस्टेबल होगा, ऑक्सीजन का रिलेटिवली स्टेबल होगा, ये बेहतर डोनर होगा, इसलिए ये बेहतर एक्सेप्टर होगा। सेम कहानी सेकेंड थर्ड ऑप्शन में है, ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों ही आंसर हो सकते हैं। यह क्वेश्चन बोनस हुआ होगा इस साल में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द रिएक्शन दिस द इलेक्ट्रोफाइल एम्बॉल्डेज। सबसे पहले आप रिएक्शन को देखिए, रायमंड-टाइमन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? रायमंड-टाइमन रिएक्शन। रायमंड-टाइमन रिएक्शन में जो इसके रिएजेंट होते हैं क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड, या अल्फा एलिमिनेशन के थ्रू डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन करते हैं। और डाइक्लोरोकार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल होता है जो फर्दर रिंग पर अटैक करके आपको प्रोडक्ट बना के देता है सैलिसिलडिहाइड। तो देयरफॉर आंसर विल बी 4th।
कि कार्बोक्सिलिक एसिड हैव, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हाइयर बॉइलिंग पॉइंट्स देन अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड इवन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, इट इज ड्यू टू देयर। कार्बोक्सिलिक एसिड के पास ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल के कारण। फर्स्ट ऑप्शन का आता है मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड का आता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, थर्ड का आता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड फोर्थ ऑप्शन का आता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो ध्यान से देखिए इसका आंसर आप। सबसे पहली बात है मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाया वेंडर वाल फोर्स, वेंडर वाल होने के कारण यह ऑप्शन गलत है। बाकी इसकी एक्सटेंसिव एसोसिएशन होती है बाकियों से ज़्यादा, लेकिन वह होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। देयरफॉर आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड AC8H10O is found to react with NaOI produced by reacting Y with NaOH and yield a yellow PPT with characteristic smell। उसके बाद कहता है A and Y are respectively। ध्यान से समझिएगा, यह रिएक्शन अगर आपको याद है तो यह रिएक्शन हेलो फॉर्म है। हेलो फॉर्म रिएक्शन में या तो मिथाइल कीटोन होने चाहिए या तो सेकेंडरी अल्कोहल होने चाहिए, और वो ऐसे होने चाहिए जो मिथाइल कीटोन बना दें। मतलब जिस कार्बन पर OH है ना उसके बगल का मिथाइल होना चाहिए, तो वहाँ से बन जाएगा मिथाइल कीटोन। ध्यान दीजिए ऐसा इसमें एक ऑप्शन है ये CH3 CHOH, इसलिए आंसर आएगा इसका फर्स्ट। मेटल आयन इन कॉलम फर्स्ट with spin magnetic moment of the ions given in column second and assign the correct code। कॉलम फर्स्ट में आपको मेटल का आयन दिया हुआ है, कॉलम 2 में उसके मैग्नेटिक मोमेंट दिए हुए हैं, राइट। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना होता है, वहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं और उसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन, राइट। तो अपन देखें CO3+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा, आर्गन 3d6, Cr3+ का आर्गन 3d3, Fe3+ का आर्गन 3d5, Ni2+ का आर्गन 3d8, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबके लिख दिए 4 3 5 2। देन हमने फॉर्मूला लगा दिया स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन, तो स्क्वायर रूट ऑफ 24 बोर मैग्नेटॉन CO3+ के लिए, मतलब CO3+ के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 24, तो फोर्थ। देखिए दो ऑप्शन में है, फर्स्ट और थर्ड में। नेक्स्ट आते हैं Cr3+ के लिए रूट 15, Cr3+ के लिए रूट 15 फिफ्थ, Cr3+ के लिए फिफ्थ। आपका आंसर आ गया थर्ड। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस एग्जिबिट dd ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म एज वेल। कौन से ऐसे आयंस हैं जो पैरामैग्नेटिज्म भी दिखाते हैं, dd ट्रांजिशन भी दिखाते हैं। सिंपल सा कहानी है, dd ट्रांजिशन दिखाने के लिए d में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इसको अगर हम चेक करें तो ये +7 में है D0 होता है, ये +6 में है D0 होता है, ये +6 में है D0 होता है, ये +6 में है, तो इसके पास D1 होगा, इसके पास D1 होगा। और अगर इसके पास D1 होगा तो निश्चित रूप से, ठीक है, अगर इसके पास D1 होगा तो निश्चित रूप से dd ट्रांजिशन तो केवल यही दिखा सकता है ना। तो और यह पैरामैग्नेटिक भी होता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन इसके अनपेयर्ड होते हैं। तो आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन कार्बोनिल FeCO5 इज ट्राईन्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर, टेट्रान्यूक्लियर, डाइन्यूक्लियर। सिंपल सा कहानी है, इसमें एक न्यूक्लियस होते हैं मोनोन्यूक्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स COCl2En2 इज। कहता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स हैं ये किस तरह के आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। बहुत आसान सा कहानी है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है यह CA2AB2 टाइप का कंपाउंड है, सीधा NCERT का स्टेटमेंट मिलेगा आपको, और यह एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसलिए यह ज्योमेट्रिकल दिखा सकता है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा दिस। आयोनाइजेशन दिखाने के लिए आयोनाइजेशन जोन में कुछ ना कुछ होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन जोन में डाई न्यूक्लियर होने चाहिए, लिंकेज दिखाने के लिए उसके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड जैसा कुछ होना चाहिए, तो इस तीन में से कोई नहीं दिखा सकता। नेक्स्ट आते हैं द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स NiCO4। सबसे पहली बात है NiCO4 की जो ज्योमेट्री होती है वो हम बता सकते हैं MOT से, है ना। BBT तो इस पर लगाना ही नहीं है अपने को, इसलिए अपन इसका सीधे आंसर याद रख सकते हैं, यह एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। चूँकि CO एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है जिसके कारण यह डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। मतलब मैग्नेटिज्म में वही फंडे रखेंगे, वहाँ भी MOT जवाब दे देता है करेक्ट, बट स्ट्रक्चर में तो बिल्कुल भी अपन इसमें
VBT लगा ही नहीं सकते हैं, नहीं तो वहाँ से ये स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। बट एग्जैक्ट आंसर इज टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक, देयरफॉर आंसर विल बी सेकंड। क्वेश्चन है फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड HCl ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। दिया हुआ है, कहता है pH ऑफ विच ऑफ देम विल बी इक्वल टू 1। सिंपल कहानी समझिए, जहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन 0.1 आ जाएगा, जहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन 0.1 आएगा वहीं पे pH हो जाएगा 1। तो सिंपल कहानी ये है कि मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर अगर आप इसका यहाँ पर देखते हैं H प्लस, तो 60 इंटू 1/10 6 हो गया, 40 इंटू 1/10 4 हो गया, बचा 2। कितना बचा? 2 बचा मिलीमोल, और 2/100 0.2/100 0.02 यहाँ से कभी नहीं आ सकता है। मतलब आपको इन दोनों के रिएक्शन को भी ध्यान में रखने हैं। उसी तरीके से अगर मान लो हम थर्ड ऑप्शन पे आए तो 75 इंटू 1/5 15 हो जाएगा, 25 इंटू 1/5 5 हो जाएगा, बचेगा 10 मिलीमोल अपॉन 100 0.1 आएगा HCl। इसका मतलब वहाँ H प्लस भी 0.1 होगा और यहीं पर pH आएगा 1, देयरफॉर आंसर विल बी C। देयरफॉर आंसर विल बी C फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज द कोगुलेशन पावर ऑफ एन आयन डिपेंड। कोगुलेशन पावर किस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है? अब आ रहा है कि कोगुलेशन पावर किस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज, बिल्कुल मैग्नीट्यूड जितनी ज़्यादा होती है उसके हिसाब से भी देखा जाता है, लेकिन हर एक आयन हर एक कोलाइडल सॉल्यूशन में जाकर कोगुलेशन नहीं करा सकता है, इसलिए उसका साइन भी इंपॉर्टेंट होता है और मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट होता है। देयरफॉर आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट है गिवन वैन डेर वाल कांस्टेंट A for NH3H2O2 and CO2 are respectively 4.17, 0.244, 1.36 and 3.59. Which one of them following gases is most easily liquefied? सिंपल सी कहानी है, जिसकी A मैक्सिमम होगी, जिसकी A मैक्सिमम होगी उसके क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगी और वो इजीली लिक्विफाइड होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा A है किसका? अमोनिया का, इसलिए अमोनिया मोस्ट इजीली लिक्विफाइड होगा और आंसर आ जाएगा थर्ड। The solubility of BaSO4 in water is 2.42 into 10 to the minus 3 at 298 Kelvin. The value of its solubility product Ksp will be, है ना? ध्यान दीजिएगा, अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 32 नंबर। BaSO4 है जो ब्रेक डाउन होता है Ba2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। इसकी सॉल्युबिलिटी बता दी गई है अपने को 2.42 10 to the minus 3 ग्राम पर लीटर। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको ले आते हैं 2.42 इंटू 10 to the minus 3 अपॉन 233। मोलर मास गिवन है इसका, देखो तो यहाँ से ये आ जाएगा मोल पर लीटर में। अब इसकी सॉल्युबिलिटी अगर ऐसे मान लो तो ये 1 माइनस एस, ये एस, तो यही इसका भी कंसंट्रेशन हो जाएगा और यही इसका भी कंसंट्रेशन होगा। यहाँ से हमें निकालना है Ksp इक्वल टू Ba2 प्लस कंसंट्रेशन SO4 2 माइनस कंसंट्रेशन, यहाँ से आ जाएगा 2.42 10 to the minus 3 233 होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा आपको मिल जाएगा 1.08 इंटू 10 to the minus 8 minus 10, है ना? आप यहाँ से इसको ला सकते हैं, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। इन विच केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो ध्यान दीजिएगा, अपने को क्या करना है, सभी केस में वाटर का नंबर ऑफ मोल ला देना है, जिसमें मैक्सिमम मोल होंगे उसी में मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी। ओके, तो देखिए फर्स्ट में 0.00224 लीटर वाटर वेपर एट 1 atm दिस, तो दिस बिकम्स 0.00224 अपॉन 22.4 मोल। चेक कीजिए कितना होगा, इसका दशमलव हटा दीजिए, 10 to the 5 हो जाएगा,
इसको 10 कर दीजिए, ये हटा दीजिए, दिस इज 10⁻⁻4 मोल। नेक्स्ट है आपका 0.18 ग्राम, इसको 18 से डिवाइड कीजिए, ये 100 हो जाएगा, दिस इज 10⁻⁻2 मोल। ये 18 ml वाटर है तो ये 18 ग्राम होगा, बाय 18 1 मोल। नेक्स्ट 10⁻⁻3 मोल है, तो अब चेक करेंगे, आपको आंसर मिलेगा 1 मोल इज अ मैक्सिमम। थर्ड, correct difference between first and second order reaction is that if first order reaction can catalyze, a second order reaction cannot catalyze. The half life of first order reaction does not depends on anode. The half life, correct difference पूछ रहा है, the half life of first order reaction does not depends on anode. The half life of second order reaction does depends. ये करेक्ट डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। कैटेलाइज तो आप किसी भी रिएक्शन को कर सकते हैं, है ना, तो ये इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए थर्ड ऑप्शन में कहा था द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, गलत हो गया। सभी ऑर्डर, जीरो ऑर्डर छोड़ के सारे जितने भी ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं सबके रेट उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं। इस तरीके से थर्ड और फोर्थ दोनों इनकरेक्ट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा इसका करेक्ट सेकेंड। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द CH2 BH2 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर। सिंपल सा कहानी है, इसमें फजांस रूल का क्वेश्चन है। आयनिक करेक्टर जो होता है वो डाउन द ग्रुप, अगर कैटायन का चार्ज आप फिक्स कर दोगे तो उसका साइज जितना बड़ा होता जाएगा उतने उसमें जो उसके पोलराइजिंग पावर होती है वो कम होती जाती है ना। तो पोलराइजिंग पावर कम होने से कोवेलेंट करेक्टर घटेगा और आयनिक करेक्टर बढ़ेगा, मतलब डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज। देयरफॉर आंसर इज BH2 CH2 BH2। फजांस रूल का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट EMF वैल्यूज एज शोन इन द डायग्राम बिलो। तो देखो कुछ ना कुछ EMF बताए गए हैं सबके। कहता है देन द स्पीसीज अंडर गोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन, कौन सा स्पीसीज डिस्प्रपोर्शनेशन में जाएगा, ध्यान से समझिएगा। कोई भी स्पीसीज अगर डिस्प्रपोर्शनेशन में जाता है तो आप उसके डिस्प्रपोर्शनेशन से रिलेटेड एक सेल बनाइए और उस सेल का EMF आना चाहिए पॉजिटिव। सपोज करते हैं हम HBRO लेते हैं, ठीक है, तो HBRO कन्वर्ट होता है Br2 में +1 से 0 रिडक्शन के थ्रू, और यही HBRO अगर मान लीजिए कन्वर्ट होता है BrO3 माइनस में, तो दिस इज 1.5 वोल्ट एंड दिस इज 1.595 वोल्ट, 1.595 वोल्ट। ओके, अब ध्यान देना है हमें निकालना है इससे एक सेल। तो E0 सेल में हम दोनों की RP लिख देते हैं। तो दोनों की RP सपोज कीजिए ये +5 है और ये कितना है, सॉरी ये +1 है, ये +5 है। तो RP लिखेंगे तो इसका भी अपोजिट लिखेंगे, इसके अपोजिट की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 1.595 BrO3 माइनस से HBRO के लिए -1.5, दिस विल बी पॉजिटिव, देयरफॉर HBRO डिस्प्रपोर्शनेट। ऐसे ही आप किसी के लिए भी चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि वह जो है, मान लीजिए जैसे आपने BrO3 माइनस के लिए चेक किया तो BrO3 माइनस के लिए एक रिडक्शन का और एक ऑक्सीडेशन का लिख के सेल बनाइए और उसका E0 सेल निकालिए तो आपको निगेटिव मिलेगा। देयरफॉर आंसर विल बी HBRO मतलब ऑप्शन 4। अब अपन बेटा नेक्स्ट में बात करते हैं, एक रेडॉक्स रिएक्शन है और उसके बैलेंसिंग के करस्पॉन्डिंग हम लोगों से पूछा जा रहा है उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा। तो सिंपल आइडिया होता है इसमें बैलेंस करने का, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं इसको कि अपन बैलेंस करते कैसे हैं, ठीक है। तो अपन इसको तो बैलेंस कैसे करते हैं, ध्यान देना, एकदम आसान सा तरीका है बैलेंस करने का। आपको एक मेथड में क्लास में भी बताता रहता हूँ, इसकी टोपी उसके सर का मेथड लगाएंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको बैलेंस करने का जो आसान सा तरीका होगा, अपन सबसे पहले इस रिएक्शन को थोड़ा सा लिख लेंगे। रिएक्शन है MnO4 माइनस C2O4 2 माइनस H प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस CO2 प्लस H2, ये रिएक्शन है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, ये +7 है, ये +2 है,
इसका चेंज कितने का आ गया 5 का। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकालेंगे, वो इसके टोपी का लाएगी और इसके सिर पे आ जाएगी। इसका भी निकालेंगे आप, +3 से +4 में जा रहा है। चेंज एक एटम के लिए एक है, एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम है, इसलिए इसके लिए चेंज 2 का आएगा, 2 इसको मिल जाएगा। अब आप इस साइड को देख कर इस साइड को दूसरे साइड को बैलेंस कीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, कार्बन 10 है तो यहाँ पे 10 लगा दीजिए, और इसके हिसाब से अब आप चेक, ये हो गया आपका Mn बैलेंस, कार्बन बैलेंस। अब आ जाइए ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है आपके पास 8, यहाँ पे ऑक्सीजन 8, यहाँ पे ऑक्सीजन 20, कितना हो गया 28। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है आपके पास 20, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है आपके पास 20, और यहाँ पे हो गया 4 2 जा 8 एंड 5 4 जा 20, 28 यहाँ पे है, 20 यहाँ पर है। यहाँ पर आपके पास अगर इस मॉलिक्यूल में देखा जाए तो 8 कम पड़ रहा है, आप कर दीजिए 8H2O। 8H2O करेंगे तो आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए आप यहाँ 16 लगा दीजिए, मतलब Mn का कोफिशिएंट 2, C2O4 का 5 एंड H प्लस का 16, 2 5 16। आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर्स मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की बातें हो रही है ना। रिवर्सिबल रिएक्शन है या इक्विलिब्रियम का, और कब मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसी बातें हो रही है। तो बड़ा सिंपल सा कहानी है, समझिए कि रिएक्शन क्या है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल्स का क्वेश्चन है। तो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, मतलब इसका फॉरवर्ड एक्सो हो गया, बैकवर्ड एंडो। टेम्परेचर का इंक्रीज हमेशा इसको ले जाएगा इंडो, मतलब बैकवर्ड, मतलब कम टेम्परेचर रहेगा तब ये फॉरवर्ड आएगा और प्रोडक्ट बनाएगा, देयरफॉर लो टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेशर की बात हुई है तो आप इसका डेल्टा एनजी निकाल कर देखिए, 1 - 1 + 1 -1 आएगा, निगेटिव, मतलब यह प्रेशर इंक्रीज करने पर बैकवर्ड जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करने पर लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ आएगा, मतलब फॉरवर्ड आएगा। तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल देन द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप जैसा कि जानते होंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो हाफ लाइफ होते हैं वो C0 के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप जैसे ही डबल करेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन को, हाफ लाइफ डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स से है, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2, Y2 एंड XY आर इन द ऑर्डर ऑफ दिस डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ XY इज -200 किलोजूल पर मोल। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2। एक काम करें आप, इसमें आप मान लें लेट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2 इक्वल टू X, कुछ भी मान लें, X मान लें, तो निश्चित रूप से ये रेशियो हो जाएगा X/2 X/2 जो रेशियो आपको दे रखा है। डेल्टा H को जब हम बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में लिखते हैं तो आपको पता होगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन है तो ½ X2 + ½ Y2 गिव्स XY, मतलब जिसका बनाना होता है उसका हम लोग 1 मोल लिखते हैं। और अब आप इसमें 1/2 × X 1/2 × X प्लस 1/2 × Y कोफिशिएंट इंटू बॉन्ड एनर्जी 1/2 × X इंटू 1/2 × X/2 माइनस X, इसका 1 मोल है, इक्वल टू -200। यहाँ से सॉल्व करेंगे X = मिलेगा आपको 800, और यही X बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है किसकी, X2 की, देयरफॉर आंसर विल बी फर्स्ट। इस तरह द करेक्शन फैक्टर A टू द आइडियल गैस इक्वेशन करस्पॉन्ड टू द करेक्शन फैक्टर A टू द आइडियल गैस। कहने का मतलब वेंडरवाल कांस्टेंट जो स्मॉल a होता है वो क्या बताता है, आसान सा क्वेश्चन समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स नहीं बताता है। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, बिल्कुल नहीं बताता है। डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल भी नहीं बताता है। यह बताता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कुछ स्पीसीज अपने को दिए हुए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज CN+, CN-, NO एंड CN, विच वन ऑफ दिस विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर का मैं एक आपको आसान सा तरीका बताता हूँ, 1/2 2 2 6 6 6 6, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ भी 2 2 कर लीजिए, सॉरी। ऐसा आप एक मैट्रिक्स बना लीजिए,
है ना। जैसे सपोज कीजिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप निकालेंगे। तो आपका ये आ गया Cn प्लस को सोचिए आप 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 7 13 इलेक्ट्रॉन, एक चला गया, कितना बचा 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो देखो कैसे आएगा 1/2 2 2 4 इलेक्ट्रॉन 2 2 8 इलेक्ट्रॉन 8 4 12 0 4 माइनस 0/2, लास्ट लाइन का डिफरेंस बाई 2 कर दिया करो, फटाक से आ जाएगा 2। इसी तरीके से मान लीजिए हमें करना है Cn माइनस, Cn प्लस हो गया ये, अब करना है Cn माइनस। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 7 + 6 13, 7 + 6 13 + 1 14 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 14 है, इसको 6 कर दीजिए, 6 माइनस 0/2 3 आ जाएगा इसके लिए। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे NO के लिए, 8 + 7 15, तो 6 1 6 1 6 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 5/2 2.5। और आपका नेक्स्ट है Cn, तो 13 के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गया 5 यहाँ रख दीजिए, 5 माइनस 0 2.5 उसका भी आ जाएगा, Cn का भी। तो देयरफॉर आंसर विल बी Cn माइनस। इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। मतलब इस तरह के एक मैट्रिक्स है आपके पास, इसमें आपके पास जितने अब ये बने हुए कितने इलेक्ट्रॉन के 8 + 12 20 इलेक्ट्रॉन के लिए बने हुए हैं। सपोज कीजिए आपके पास 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 2 2 8 इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ, बचा 5 यहाँ रख दीजिए। मतलब इस जगह पे आप 6 से ज़्यादा नहीं रख सकते, ये बता रहा है। तो इस तरीके से आप निकालेंगे, Cn माइनस के मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिएक्ट विथ एन एलिमेंट X to form an ionic compound if the ground state electronic configuration of X is 1s2 2s2 2p3। मतलब सिंपल, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3, वैलेंसी 3 हो गई। मैग्नीशियम के साथ कंपाउंड बनाना है, क्या बनाएगा Mg3X। कि आयरन एग्जिबिट BCC स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर, अब हम 900 डिग्री से इट ट्रांसफॉर्म टू FCC स्ट्रक्चर। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू दैट ऑफ 900 डिग्री सी, कहता है assuming molar mass and atomic radii of iron remains constant with temperature। ओके, तो सिंपल सा कहानी है, FCC और BCC के हमें निकालने हैं डेंसिटी के रेशियो। रेडियस बदलते नहीं हैं, तो निश्चित रूप से जो साइज ऑफ यूनिट सेल होगा, एज लेंथ का जो साइड होगा वो चेंज हो गया होगा। तो ध्यान दिया जाए, अगर हम लिखें फॉर BCC तो Z की वैल्यू 2 हो जाएगी और A की वैल्यू 4r/√3 हो जाएगी। और FCC के लिए आ जाए तो Z की वैल्यू 4 हो जाएगी और A की वैल्यू 4r/√2 हो जाएगी, जिसको हम लोग 2√2r भी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम डेंसिटी निकालते हैं BCC के लिए, तो ये हो जाता है 2 × मोलर मास अपॉन AQ। AQ की जगह आप रख सकते हैं 4r/√3, 4r/√3 होल क्यूब Na। एंड FCC की अगर हम निकालते तो 4 × मोलर मास 2√2r होल क्यूब इंटू Na। अब देखिए हमको दोनों की रेशियो चाहिए, तो BCC अपॉन FCC ये आ जाएगा m/n, तो दोनों से आप हटा देंगे। सबसे पहले आपका रेशियो है 2/4r/√3 होल क्यूब इंटू, इसको ले आइए आप इंटू में, है ना। तो आप क्या लिख पाएंगे, यह ध्यान दीजिए, इंटू में लिख लीजिए, ये आ जाएगा 2√2r होल क्यूब, 2√2r होल क्यूब अपॉन 4, है ना। इस तरीके से आपके ये पूरे केस आएंगे। अब आप ध्यान देंगे बेटा, तो ये आएगा ये हो जाएगा 2, है ना, और ये आ जाएगा उसके भी ऊपर, मतलब अपने को आएगा 3√3/4√2, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सबसे पहले स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3। 2p3 देखिए जो यहाँ लिखा हुआ है, इसको लिखना था पैरेलल स्पिन, बट इसने लिखा है एंटी पैरेलल स्पिन में। आंसर विल बी फर्स्ट, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। आप इसको पढ़ के देख लेंगे, आपको पता चलेगा। वैसे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट काफ़ी बढ़िया है, आप आगे के एग्जाम के लिए भी अपने दिमाग में रख सकते हैं।
तो एपिसोड के लास्ट में मैं आपसे यह बताने जा रहा हूँ कि आप अगर हमारे लाइव क्लास के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो हमारा लाइव क्लास GOC ई लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या आप इसे गूगल के प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर मेरी लाइव क्लास JEE मेन, एडवांस, नीट, 11th, 12th, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, साथ ही साथ NTSC, ओलंपियाड 9th और 10th के लिए अवेलेबल होती है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7568048656 पर, और आप हमारे लाइव क्लास को एक्सेस कर सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में भी, जिसके लिए वेब एड्रेस होगा gocjksir.com। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अपन मिलते हैं अगले एपिसोड में।